हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की जो भी टाइप्स होती हैं, जो हर साल पूछी जाती हैं, जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, उसके बारे में मैंने बात किया है। और अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा तो समझो कि आपका कम से कम 10 से 15 नंबर पक्का है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने अब तक लाइक कर दिया होगा और ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप इसको शुरू से एंड तक गौर से देखेंगे कि मैं क्या कराने वाला हूं। और साथ ही आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो है चैप्टर एंड राइटर। एग्जाम में इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है कि आपको एक चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसके राइटर का नाम बताइए। फिर आपकी जितने भी पोएम्स हैं, आपको मालूम है कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 11। टोटल पोएम्स कितनी है? 10। तो इन पोएम के पोएट के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। अब जितने भी चैप्टर्स हैं टोटल 11, उसकी टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर स्टोरी है, कौन सा चैप्टर इससे है, कौन सा चैप्टर स्पीच है, कौन सा चैप्टर पॉलिटिकल इससे है, कौन सा जर्नी रिकॉर्ड है, कौन सा वन एक्ट प्ले है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पोएम और उसके टाइप की बात करेंगे। 10 टाइप्स यहाँ पे भी है। हर एक पोएम की अपनी अलग अलग टाइप है। कोई फ्री वर्स है, कोई क्या बोलते हैं लव पोएम है, कोई लिरिक है, कोई एलिजी है, कोई ओड है, कोई मिलानकॉलिक पोएम है, कोई सोनेट है ना। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अदर नेम्स की बात करेंगे। यहाँ पर भी कई सारे नेम्स हैं, जैसे फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किसको कहा जाता है। तो अगर हम वहां पर बात करें इनकी बुनियान की, तो बुनियान का नाम आ जाए तो बुनियान को फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहा जाता है। पीपल्स पोएट किनको कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल किसको कहा जाता है? गॉड ऑफ नॉवेल इन जापान किसको कहा जाता है? या अगर हम बात कर MLK किसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह के जो अदर नेम्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। या कोई राइटर या पोएट हैं वो क्या कहलाते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। मेन कैरेक्टर्स की बात करें कि अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज या ड्रामा है, उसका मेन कैरेक्टर कौन है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनका फुल नेम भी पूछा जाता है, जैसे वॉल्टर डी ला मेर आपने पढ़ा होगा, लेकिन उनका पूरा नाम है वॉल्टर जॉन डी ला मेर। DH लॉरेंस आपने पढ़ा होगा, पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। आगे हम नोबेल प्राइज की बात करें। आपके सिलेबस में पूरा 21 चैप्टर है, उसमें से 4 ऐसे राइटर्स या पोएट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है हम इसके बारे में जानेंगे। अदर प्राइज की बात करें, इसके अलावा नोबेल प्राइज के अलावा जैसे पुलित्जर प्राइज है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ मेरिट है, ये सब किस किस पोएट या राइटर को मिला, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर एंड राइटर के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वादा करें कि आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। हम बात करेंगे क्वालिटी कंटेंट की। बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनके इंग्लिश का लेवल एनहांस हो, वो क्वालिटी एजुकेशन पाएं, यही मेरी कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक साइड हमने चैप्टर्स की लिस्ट तैयार कर दिया है, दूसरे साइड यहाँ पे राइटर्स हैं। किसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है, आप ये भी सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को राइटर के नेम में प्रॉब्लम होती है, पोएट के नेम में प्रॉब्लम होती है, और होना भी बनता है क्योंकि ये मैक्सिमम जो राइटर्स या पोएट हैं वो इंग्लिश ऑरिजिन के हैं, वो या तो ब्रिटेन के हैं या फिर वो अमेरिका के हैं। तो उनके नाम की जो प्रोनाउंसिएशन है हमारे यहाँ वो थोड़ी मुश्किल है, हम उससे अवेयर नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। भारत इज माई होम को किसने लिखा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अब यहां पर रिटन की बजाय डिलीवर भी आ सकता है, क्योंकि डिलीवर का मतलब होता है निर्गत करना, स्पीच डिलीवरी किया जाता है। ए पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा है? मनोहर मालगावंकर। उसके बाद आई हैव अ ड्रीम की बात करेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल। आगे है द आर्टिस्ट शीगा नेओया। आगे बढ़ते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसको लिखा है जर्मिन ग्रियर ने। हाउ फ्री इज द प्रेस को लिखा है डॉर्थी एल सेयर्स ने। द अर्थ को लिखा है H.E. बेट्स ने। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई को लिखा है पर्ल एस
बक ने। ए मैरिज प्रपोजल को लिखा है एंटन चेकव ने। अब जरा मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूं कि ये किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। महात्मा गांधी बिलोंग करते इंडिया से, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी बिलोंग करते हैं इंडिया से, ये भी बिलोंग करते हैं इंडिया से। मनोहर मालगांवकर, नाम से ही क्लियर है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका से बिलोंग करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड, जो लिखना है आप लिखिए BRITAIN, ठीक है। शिगा नोया ये बिलोंग करते हैं जापान से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जर्मिन ग्रियर, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। डॉर्थी एल सेयर्स ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, इंग्लैंड बोलो ब्रिटेन बोलो। एची बेट्स ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। पर्लेस बक ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, हालांकि ये सेटल हो गई थी चाइना में। एंटन चेकव ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी सीख लिया कि कौन से राइटर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब हम पोएम एंड पोएट की बात करेंगे। सबसे पहली पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको लिखा है जॉन डन ने, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ज्यादातर पोएट इंग्लैंड से मिलेंगे आपको आपके सिलेबस में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को, तो इसको लिखा है W.H. ऑर्डन ने, और ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। पैदा हुए इंग्लैंड में, लेकिन फाइनली सेटल हो गई है अमेरिका में, तो ये कहलाएंगे इंग्लैंड के ही। अगर इनके बारे में एग्जाम में आए तो इंग्लैंड ही देना है। वैसे इनके बारे में अगर आएगा तो ये आएगा कि ये सेटल कहाँ हो गए, ठीक है। जॉन कीट्स ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। वॉल्टर डिलैमर ये भी बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। आगे चलिए, आपकी जो छठी पोएम है द शोल्जर, इसको किसने लिखा है, तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, ठीक है। द शोल्जर को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसको लिखा है T.S. एलियट ने, ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से, लेकिन ये फाइनली सेटल हो गए इंग्लैंड में। फायर हिम को लिखा है KKN दारूवाला ने, नाम से ही क्लियर है ये इंडिया से हैं, और ये ज़ोरोस्ट्रियन है, एक पारसी हैं। अभी रिसेंटली रतन टाटा की डेथ हुई है, वो भी ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं। स्नेक को लिखा है D.H. लॉरेंस ने, और ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अगर हम बात करें माई ग्रैंड मदर्स हाउस की, तो नाम से ही क्लियर है कमला दास, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर एंड टाइप की। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, एग्जाम में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है। एक एस्से है, भारत इज माई होम, ये एक स्पीच है। ए पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये एक एस्से है। और अगर एस्से में भी पूछा जाए तो टाइप में आप बता देना कि ये एक साइंटिफिक एस्से है, ठीक है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। ए चाइल्ड इज बॉर्न ये एक एस्से है। हाउ फ्री इज द प्रेस ये एक एस्से है। अच्छा, ए चाइल्ड इज बॉर्न के बारे में अगर आए तो आप कह सकते हैं कि ये एक सोशल एस्से है, ठीक है। द अर्थ क्या है, तो द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है, द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई ये एक जर्नी रिकॉर्ड है। हम इसको एक पॉलिटिकल एस्से भी कह सकते हैं। ए मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा भी है और एक वन एक्ट प्ले भी है। वन एक्ट प्ले को हिंदी में हम एकांकी कहते हैं। आपके सिलेबस में हिंदी में वो जो सिपाही की माँ है जिसको मोहन राकेश ने लिखा है, वो एक एकांकी ही है। समझो कि ड्रामा जिसमें कम कैरेक्टर्स होते हैं और जिसमें कम सीन्स होते हैं, वो वन एक्ट प्ले कहलाता है। जिसमें बहुत ज़्यादा हौज पौज नहीं होता, बहुत लेंदी नहीं होता, वो एकांकी कहलाता है। अब चलो हम पोएम एंड टाइप की बात करते हैं। यहाँ पर पोएम एंड टाइप में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसी पोएम है। देखो, प्रोज की टाइप में तो आमतौर पे बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, बता देते हैं, लेकिन पोएम की टाइप में दिक्कत होती है। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हर एक पोएम की टाइप को बता सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, चूंकि आप इसमें से कई सारे टर्म्स हैं जिनसे आप वैसे ये एक लिरिक भी हम कह सकते हैं इसको। इसमें कई सारे टर्म्स हैं जिनसे आप अवेयर नहीं है। आपको पता नहीं लिरिक क्या होता है, आपको पता नहीं फ्री वर्स क्या होता है, आपको पता नहीं है कि मेलांकोलिक पोएम किसको कहते हैं, एलिजी के बारे में आपको पता नहीं, ओड के बारे में भी आपको पता नहीं है। मैं अगर डिफाइन करने को बोलूं तो आपको दिक्कत होगी। हाँ, ये रट लेना सिर्फ एनफ नहीं है,
हमने लिख दिया है, रट लो, एग्जाम में वही काम आएगा, बट थोड़ा थोड़ा 5-10 वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी साथ में मैं दे दूंगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक लव पोएम है। हम कह सकते हैं कि ये एक लव पोएम है, बट अगर टाइप करें तो आप देखेंगे कि एक अच्छा सा राइम आता है वहां पे जब हम बोलते हैं, तो एक गीत है, वो लिरिक गीत को बोलते हैं, जिसको गाने के पर्पस से लिखा जाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात करेंगे, ये एक फ्री वर्स है, मतलब इसमें कोई कैद नहीं होता कि आपको एक राइमिंग टोन को फॉलो करना है। एक आजाद पोएम कह सकते हैं इसको, फ्री पोएम कह सकते हैं इसको। आगे चलो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एक मेलानकॉलिक पोएम है जिसमें एक ग्लूमी टच होता है, थोड़ा सैडनेस, उदासी की बातें होती है ना, इसको हम बोलते हैं लोनलीनेस, तनाई की बातें होती है, ये उसको हम मेलानकॉलिक पोएम कहते हैं। ओड टू ऑटम एक ओड है, ओड कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो लिखा जाता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखा जाता है गाने के पर्पस से, है ना, सिंगिंग के पर्पस से, एक लिरिकल टोन में एक राइम सेट होता है उसका भी, उसको हम ओड कहते हैं। एन एपिटैफ ये एक एलिजी है, और एलिजी कहते हैं कि किसी की मौत पर जो इंसान रंज का इजहार करता है, इट मीन्स अपने गम की फीलिंग को व्यक्त करता है, रंज और गम का इजहार करना, दैट इज कॉल्ड एलिजी। अब हम आगे बढ़ते हैं। द शोल्डर ये एक सोनेट है, आपको मालूम है कि इंग्लिश में 14 लाइन्स की पोएम, 14 लाइन की पोएम को से सोनेट कहते हैं, जो 2 हिस्से में बटा होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। शुरू की 8 लाइन ऑक्टेव और बाद की 6 लाइन सेस्टेट कहलाती है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एक लाइट वर्स है, लाइट वर्स उसको कहते हैं जिसको स्पेशली एंटरटेन करने के पर्पस से लिखा गया हो, मतलब मजा लेने के पर्पस से, हंसी लगाने के पर्पस से लिखा गया हो। और एक नैरेटिव पोएम भी है कि जिसको कहानी सुनाने के अंदाज में लिखा गया हो। हिम कहते हैं जो एक धर्म से जुड़ा हुआ स्तुति के सेंस में होता है, धार्मिक सॉन्ग, रिलीजियस सॉन्ग, उसको हिम कहते हैं। फ्री वर्स मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, और नैरेटिव पोएम मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में। हाँ, 10वीं पोएम जो है आपकी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये एक लिरिक है, मतलब एक गीत है जिसको गाने के पर्पस से लिखा गया है, एक वो टोन मिलेगा आपको यहाँ पे। ये कन्फेशनल पोएम भी है। कन्फेशनल पोएम उसको कहते हैं, ऐसी पोएम जिसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कोई बंदा लिखता है, अपने जाती एक्सपीरियंस के बारे में, व्यक्तिगत तजर्बे के बारे में, उसको कन्फेशनल पोएम कहते हैं। नॉस्टैल्जिक, ये नॉस्टैल्जिया वर्ड से बना है, जिसमें पास्ट किसी बंदे को बहुत कचोटते हुए याद आता है, एकदम मतलब बिल्कुल कि बहुत ज्यादा अपने बीते हुए दिनों की याद आ रही है, वो उसको बहुत मिस कर रहा होता है, इस फीलिंग को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में लिखना, उसको मिस करना, इन चीजों को इसको हम नॉस्टैल्जिक पोएम कहते हैं, अगर पोएम में इस तरह की चीज आ रही है तो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अदर नेम्स या फेमस एज, जैसे महात्मा गांधी किस दूसरे नाम से जाने जाते हैं, तो अगर इनकी बात करेंगे तो ये बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को MLK भी कहते हैं शॉर्टकट में। शिगा नेओया को गॉड ऑफ नॉवेल्स कहते हैं, कहां? जापान में। जर्मन ग्रियर हैं, ये एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। अगर आपके सिलेबस में आता है हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमिनिस्ट राइटर, तो आप जर्मन ग्रियर का नाम देंगे। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, या मेटाफिजिकल पोएट किसको कहते हैं या कौन है, ऑप्शन में अगर रहे 4 ऑप्शन में आपके एग्जाम में, तो आप जॉन डन को टिक करना। वॉल्ट व्हिटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन को फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री भी कहा जाता है। अगला है जॉन कीट्स, ये एक रोमांटिक पोएट है। वॉल्टर डी ला मेर, ये जो है चिल्ड्रेंस पोएट है। रूपर्ट ब्रूक एक वॉर पोएट है। रिचर्डसन की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल है रिचर्डसन, इन्होंने पामेला नाम की किताब लिखा था, नॉवेल लिखा था। वॉल्टर स्कॉट, इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल लिखा था, अपने नॉवेल्स में इतिहास के जो कैरेक्टर्स थे पास्ट के कुछ, उनके बारे में लिखा था, तो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स हम वॉल्टर स्कॉट को कहते हैं। विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहते हैं। कहीं कहीं पर क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन का नाम भी आता है, बट बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं विलियम शेक्सपियर से ही। आगे चलिए, बुनियान की बात करें, इनको मॉडर्न नॉवेल का पायनीर कहा जाता है, मार्गदर्शक, इन्होंने डैनियल डीफो लिखा था। शिगा नेओया की बात करेंगे तो ये गॉड ऑफ नॉवेल्स कहलाते हैं जापान में। जोफ्री चौशर की बात करें तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है।
फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलो। ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इनको द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट कहा जाता है। भारत में सबसे पहली बार जब 1864 में एक नॉवेल लिखी गई थी इंग्लिश में, राजमोहन वाइफ, तो उसके राइटर यही थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनको पहला लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है इंग्लिश का, फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर उसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, डिक्शनरी लिखता है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट है मेन कैरेक्टर्स की बात करें। ए पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर नानू काका, द आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर सेबी, द अर्थ के मेन कैरेक्टर बेनजी। आगे हम बात करते हैं फुल नेम्स की। अगर पूरा नाम, बर्ट्रैंड रशल का पूरा नाम बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रशल। डॉर्थी एल सेयर्स की बात करें, डॉर्थी ले सेयर्स। W.H. ऑर्डन की बात करें, विस्टन ह्यू ऑर्डन। आगे चलिए, वॉल्टर डी लामेर का पूरा नाम वॉल्टर जॉन डी लामेर। अगला है T.S. एलियट, पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स एलियट। और D.H. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पर्ल एस बक हैं, जिनको 1938 में मिला। मैंने इसकी एक क्रोनोलॉजी सेट कर दिया है डेट के हिसाब से कि पहले किसको, फिर किसको, फिर किसको। पर्ल एस बक को 1938 में, T.S. एलियट को 1948 में, बर्ट्रैंड रशल को 1950 में और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में। इसके अलावा कुछ अदर प्राइज भी हैं, उनकी बात करें मैंने यहां पर लिख दिया है कि इसके रेसिपिएंट कौन है, किनको मिला, अवार्ड कौन सा था, चूंकि अलग अलग अवार्ड्स हैं, और ईयर कौन सा था। अगर हम W.H. ऑर्डन की बात करें तो इनको पुलित्जर प्राइज मिला 1948 में। वॉल्टर डी लामेर की बात करें, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हाथों 1953 में। और अगर के.की.एन. दारूवाला की बात करें तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1984 में। ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। बहुत मेहनत की गई है इस वीडियो के लिए, और आप यकीन करें कि अगर आपने इतना याद कर लिया तो ऑब्जेक्टिव के कम से कम 10 नंबर से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे आप लोग। गारंटी है, इस बात की जमानत है। और अगर आप चाहते हो हमारा कंप्लीट कोर्स करना, जहां ऑब्जेक्टिव ही नहीं आपके सब्जेक्टिव के लिए भी हम आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आए, तो हमने सब्जेक्टिव के हर एक पोर्शन का ट्रिक्स बना रखा है। और क्रैश कोर्स में वो एग्जाम स्पेशल नाम का एक कॉर्नर है, वहां आपको मिलता है, तो जल्दी से जाएं। और इसमें इंग्लिश के साथ हिंदी और उर्दू का कोर्स भी फ्री है। 2 पेपर आपको मिल जाएगा ओनली 399 में। कोई प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुलाकात होती है फिर आपसे अगली वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो को आपने अब तक लाइक कर दिया होगा और अब आप इसको शेयर भी कर देंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।